आज के इस वाले वीडियो में हम लोग को ये समझना है कि आखिर ये राष्ट्रीय आय क्या होती है और राष्ट्रीय आय की गणना में कौन कौन सी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, साथ ही राष्ट्रीय आय की गणना कैसे की जाती है। तो हम आइए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। अगर हम बात करें राष्ट्रीय आय की कि राष्ट्रीय आय कहते किसे हैं, तो देश में, समझिएगा ध्यान से, कि देश में एक साल में जितनी भी वस्तुएं बनेंगी और जितनी भी सेवाएं बनेंगी, अगर हम उन वस्तुओं और उन सेवाओं के मूल्यों को जोड़ते हैं तो वही जो हमारा प्रतिफल आता है उसे राष्ट्रीय आय कहा जाता है। अगर हम बात करें तो एक साल में जितने भी देश कमाएगा, जितना भी रुपए देश कमाएगा एक साल में, उस कमाए हुए रुपए को ही राष्ट्रीय आय कहा जाता है। किसी भी देश की आर्थिक विकास को मापने के लिए कि वह देश आर्थिक रूप से कितना मजबूत है, उसमें राष्ट्रीय आय की अहम भूमिका होती है और राष्ट्रीय आय से ही उस देश की आर्थिक विकास का पता लगाया जाता है। तो यहाँ पे हमने समझा कि राष्ट्रीय आय क्या कहलाती है, तो एक साल में जितनी भी वस्तु और सेवाएं बनेंगी उन सभी वस्तु और सेवाओं के मूल्य को जब हम जोड़ेंगे तो हमारा राष्ट्रीय आय कहलाएगा। अगर हम बात करें राष्ट्रीय आय की, तो राष्ट्रीय आय को सबसे पहले भारत में दादा भाई नौरोजी ने मापा था 1868 ईस्वी में ना। और जब भारत में दादा भाई नौरोजी ने इसको मापा था, कब, 1868 में, कि नहीं भारत का राष्ट्रीय आय इतना है। उस समय में भारत का हमारा जो प्रति व्यक्ति आय यानी कि पर कैपिटा इनकम थी वह 20 रुपए थी। अब अगर हम बात करें कि प्रति व्यक्ति आय कहते किसे हैं, यानी कि पर कैपिटा इनकम क्या कहलाता है, तो जब हम देश की राष्ट्रीय आय में उस देश की कुल जनसंख्या से भाग देते हैं, समझिएगा, जब हम देश की राष्ट्रीय आय में उस देश की जनसंख्या से भाग देते हैं तो जो प्रतिफल आता है उसे ही प्रति व्यक्ति आय कहा जाता है। यानी कि पर व्यक्ति कितना रुपए कमा रहा है, प्रति व्यक्ति आय में हम लोग को ये अंदाजा लगता है। तो 1868 में जब दादा भाई नौरोजी ने आकलन किया था राष्ट्रीय आय का, तो उस समय में भारत का प्रति व्यक्ति आय जो था वह महज 20 रुपए थी। और दादा भाई नौरोजी ने अपनी एक किताब लिखी जिसका नाम था पुअर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, और उस किताब के अनुसार भारत की जो प्रति व्यक्ति आय थी वह 20 रुपए थी। अब अगर हम बात करें कि राष्ट्रीय आय हम लोग ने जान लिया कहते किसे हैं, तो जब भी देश की कुल आय को जोड़ते हैं तो उसे राष्ट्रीय आय कहते हैं। या फिर यूँ कहें तो देश में जो भी लोग कमाए उनकी आय को जोड़ेंगे तो वह हमारा राष्ट्रीय आय कहलाएगा। साथ ही प्रति व्यक्ति आय कि जब देश की राष्ट्रीय आय में उस देश की कुल जनसंख्या से भाग देते हैं। सपोज देश का राष्ट्रीय आय है 50 रुपए, यानी कि देश ने साल भर में 50 रुपए कमाया और देश में कुल व्यक्ति 5 लोग रहते हैं, तो उन सबका जो प्रति व्यक्ति आय होगा वह 10 रुपए पर व्यक्ति होगा। ठीक है। अब देखिए, अब अगर हम बात करें कि अगस्त 1949 में भारत सरकार ने, अगस्त 1949 में भारत सरकार ने एक अपनी आय समिति की गठन की जिसका नाम दिया राष्ट्रीय आय समिति, और इसका काम था भारत में राष्ट्रीय आय की गणना करना। सबसे पहले भारत में राष्ट्रीय आय की गणना 1868 में की गई थी, लेकिन उसके बाद जब भारत आज़ाद होता है तो आज़ादी के तुरंत बाद यानी कि 1949 में भारत सरकार ने एक अपना राष्ट्रीय आय समिति बनाया और उस समिति के अध्यक्ष थे प्रोफेसर पीसी महालनोबिस। प्रोफेसर पीसी महालनोबिस उस संगठन के अध्यक्ष थे और इस यानी कि राष्ट्रीय आय समिति के जो सदस्य थे वह डॉक्टर आर गिडगिल और डॉक्टर BKRB राव थे यहाँ पे। तो ये दो उसके हो गए सदस्य और ये हो गए इसके अध्यक्ष। प्रोफेसर पीसी महालनोबिस यह राष्ट्रीय आय समिति के अध्यक्ष थे और इसका काम था भारत में राष्ट्रीय आय की गणना करना। लेकिन राष्ट्रीय आय समिति की स्थापना के 2 सालों के बाद यानी कि 1951 में, देखिए 1949 में इसकी स्थापना होती है, लेकिन 1949 में प्रथम यानी कि पहली बार इस समिति ने राष्ट्रीय आय का प्रथम रिपोर्ट जारी किया और इसके अनुसार भारत की जो राष्ट्रीय आय थी वह 8,650 करोड़ रुपए थी यहाँ पे। यानी कि भारत पूरा साल भर में ना जितने भी स्टेट थे उन सभी के आयों को मिला करके साल भर में भारत 8,650 करोड़ रुपए कमाया था। और इसके अनुसार यानी कि इस समिति के रिपोर्ट के अनुसार भारत की जो प्रति व्यक्ति आय थी यानी कि पर व्यक्ति ना 246 रुपए 90 पैसे यानी कि 247 रुपए
कमा रहा था, यहाँ पे कह सकते हैं हम लोग। तो प्रथम रिपोर्ट ऐसे पूछेगा आप लोगों से क्वेश्चन कि भारत की यानी कि प्रथम रिपोर्ट के अनुसार, यानी कि पहली रिपोर्ट के अनुसार प्रति व्यक्ति आय कितनी थी, तो वहां पे आप लोगों को बताना है 246 रुपए कुछ पैसे। और वहां पे अगर ये ऑप्शन में न रहेगा तो वहां पे आप लोगों को करना है ठीक 247 रुपए। और प्रथम रिपोर्ट के अनुसार भारत की जो राष्ट्रीय आय थी वो 8,650 करोड़ रुपए थी। अब अगर हम बात करें कि राष्ट्रीय आय समिति बन गई, प्रथम रिपोर्ट भी जारी हो गए, लेकिन इसमें कुछ देरी हुआ। देखिए कैसे, इसकी स्थापना 1949 में होती है, लेकिन रिपोर्ट होता है जारी 2 साल के बाद, यानी कि इसमें एक बहुत ही बड़ा गैप हो जाता है, 2 सालों का गैप होता है। और इसी गैप को कम करने के लिए सरकार ने, यानी कि हमारी सरकार ने 2 मई, कब की बात है ये, 2 मई 1951 को केंद्रीय सांख्यिकी संगठन, इसको शॉर्ट में हम लोग CSO बोलते हैं, शॉर्ट में CSO बोला जाता है, यानी कि केंद्रीय सांख्यिकी संगठन, सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि CSO इसको बोला जाता है। और 2 मई 1951 को भारत सरकार ने केंद्रीय सांख्यिकी संगठन की स्थापना की, और केंद्रीय सांख्यिकी संगठन के द्वारा ही राष्ट्रीय आय की गणना अब किया जाने लगा। लेकिन फिर बाद में 2019 को, फिलहाल में भी अभी 2019 को CSO का नाम बदल करके NSO रख दिया गया है, यानी कि नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन इसका नाम रख दिया गया है। अब हम बात करें कि राष्ट्रीय आय की गणना किस किस विधि के द्वारा की जाती है। तो सबसे पहले जो हमारी विधि है उत्पादन गणना विधि। उत्पादन गणना विधि से हम लोग राष्ट्रीय आय की गणना इस प्रकार करते हैं कि देश में जितनी भी वस्तुएं और सेवाएं एक साल में उत्पादित होती हैं, यानी कि एक साल में जितनी भी वस्तु और सेवा बनेगी, उन सभी की अगर उन सबको अगर हम जोड़ेंगे और उन सबको जोड़ करके राष्ट्रीय आय ज्ञात करेंगे, तो वह उत्पादन गणना विधि के द्वारा राष्ट्रीय आय हमारा ज्ञात होगा। और आय गणना विधि में हम लोग ये जानेंगे कि देश में एक साल में कितने लोग पैसा कमा रहे हैं, कितना खर्च कर रही है, नहीं कितना पैसा कमा रहे हैं। अगर जितना कमा रहे हैं उनकी आयों को जोड़ करके राष्ट्रीय आय निकालेंगे तो वह आय गणना विधि कहलाएगा। लेकिन एक और इसमें आता है व्यय गणना विधि, और व्यय गणना विधि में एक साल में जितने भी लोग हैं वो कितना पैसा खर्च कर रहे हैं, इसके आधार पर ना राष्ट्रीय आय की गणना की जाती है, तो उसको हम लोग व्यय गणना विधि कहते हैं। अगला हमारा है मूल्य योग विधि, यानी कि वस्तुओं के मूल्य को देखते हुए कि वस्तु का मूल्य कितना है, अगर मूल्यों के अकॉर्डिंग राष्ट्रीय आय की गणना की जाएगी तो मूल्य योग विधि कहलाएगी। और व्यवसाय गणना विधि में कि कितना सामान बिका है, कितना सामान भारत ने एक साल में बेचा है, और उसके अनुसार अगर राष्ट्रीय आय की गणना होगी तो यहाँ पे व्यवसाय गणना विधि के द्वारा होती है। सपोज आप लोग किसी एक वस्तु को एकदम ले सकते हैं, मान लीजिए कोई भी एक वस्तु हो गया समोसा, जो कि लगभग सभी लोग खाते हैं। और देखिए अगर समोसा कितना बना है एक साल में, जैसे सपोज 50 समोसा बना एक साल में, तो ये केवल समोसा का क्या है, वस्तु का दाम है, मैंने वस्तु का जैसे संख्या है कि 50 समोसा एक साल में बना है, तो इन 50 समोसा को जो हम काउंट करेंगे और इससे राष्ट्रीय आय निकालेंगे तो यह उत्पादन गणना विधि होगी। लेकिन 50 समोसा में कितने का बिका है, बेचाए कितने का है, यानी कि बेचाएगा तो पैसा आएगा, तो हमारा आय गणना विधि हो गया। अब इस 50 समोसा मान लीजिए कोई उसमें खराब हो गया, किसी का मैदा फट गया है, किसी में नमक तेज हो गया है, किसी में चोखे नहीं है उसमें, तो वो हमारा इसमें खर्चा हो गया, तो हमारा व्यय गणना विधि हो गया। लेकिन इस समोसा का दाम कितना है, अगर इसका हम दाम निकालेंगे तो पर समोसा 5 रुपए, तो 50 समोसा का दाम 250 रुपए यहाँ पे हो गया। तो 250 रुपए जब हम इसका दाम निकालेंगे तो यह हमारा मूल्य योग विधि हो जाएगा। लेकिन यह समोसा कितना बिका है, सपोज 50 गो समोसा बना, 10 गो खराब हो गया, तो 40 गो समोसा बचा है। अब 40 गो में से 20 गो बिका है, तो 20 गो तो बचा ना, तो इस जो 20 गो यानी कि जो बिचाया है 20 गो, इसी 20 गो को जब हम राष्ट्रीय आय निकालेंगे तो ये हमारा व्यवसायिक गणना विधि होगा। ये रही हमारी पूरी राष्ट्रीय आय निकालने की विधियां। अब हम जानते हैं कि राष्ट्रीय आय को निकालने में कौन कौन सी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। हमारी जो पहली कठिनाई है दोहरे यानी कि आंकड़े को एकत्र करने की समस्या, यानी कि हमारे पास पर्याप्त आंकड़े नहीं आ पाते हैं, यानी कि पर्याप्त आंकड़ों को हम लोग एकत्र नहीं कर पाते हैं, इसलिए राष्ट्रीय आय को ज्ञात करने में समस्याओं का सामना करना पड़ता है। और दूसरा हमारा है कठिनाई दोहरी गणना का अभाव।
कभी कभी एक ही वस्तु को 2 से 3 बार हम लोग ना किसी यानी कि 2 से 3 बार उसको हम लिख देते हैं कि नहीं ये वस्तु इतना बना है, तो उसमें भी हमारी समस्याएं होने की चांसेस बनती हैं कि राष्ट्रीय आय की गणना में यानी कि एक ही वस्तु को 2 से 3 बार लिखा गया है, जिससे हम लोगों को वास्तविक राष्ट्रीय आय यानी कि रियल नेशनल इनकम नहीं आ पाती है। तो इसीलिए यहाँ पे दोहरी गणना का अभाव भी हम लोग को देखने को मिलता है। अब अगला है मूल्य के मापने में कठिनाई। क्या हर जगह एक वस्तु का दाम आप लोगों को सेम देखने को मिलेगा भारत में? नहीं। बिहार में कुछ और दाम है, यूपी में कुछ और दाम है, तेलंगाना में कुछ और दाम है, महाराष्ट्र में कुछ और दाम है। जैसे पेट्रोल आप लोग देख लीजिए, पेट्रोल एक वस्तु है, तो पेट्रोल का दाम भारत के हर कोने में अलग अलग आप लोगों को देखने को मिलेगी। क्यों? क्योंकि उसके जो मूल्य है, उस पर जो टैक्सेस लगती हैं वह अलग अलग स्टेट में अलग अलग तरीके से लगते हैं। तो उन टैक्सों को पे करने के लिए जो दुकानदार उन टैक्सों को अपनी पूर्ति के लिए पेट्रोल का दाम घटा बढ़ा देता है वहाँ पे। तो यहाँ तक हमने जाना राष्ट्रीय आय किसे कहते हैं और राष्ट्रीय आय की गणना में कौन कौन सी यहाँ पे विधि को अपनाया जाता है, साथ ही राष्ट्रीय आय की गणना करने में कौन कौन सी कठिनाई होती है। तो हम मिलते हैं एक अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।